नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हंगामा है, बवाल है। 2021 में बंगाल में चुनाव है। एक तरफ दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपस में जैसे जंग छिड़ी हुई है, हत्याएं हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष पर हमला हुआ है, जिसके बाद से बार बार बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला कराया गया है। अब टीएमसी की तरफ से आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि ममता बनर्जी की हत्या हो सकती है। यह हंगामा है, ये बवाल है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। हत्या है, हंगामा है, साजिशें हैं, बवाल है। रक्त रंजित बंगाल है। बंगाल में जिस रोज से चुनावी बयार बहनी शुरू हुई है, उसी रोज से सियासी हवाओं में रक्त की गंध घुल गई है। हंगामे का शोर बंगाल की सियासत में गूंज रहा है। धधक रही है राजनीति की आग और राख हो रहे हैं सियासी उसूल, मानवीय मूल्य। एक दिन पहले ही तो उत्तर 24 परगना के हलशर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। एक कार्यकर्ता मार दिया गया, 7 बुरी तरह घायल हुए। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी ने इस खूनी हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूँ कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है, टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। होती हैं सियासी लड़ाइयाँ, लेकिन ऐसी नहीं जिसमें एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मार डालने की होड़ है। किए जाते हैं राजनीतिक वार, लेकिन वो जुबानी होते हैं, न कि पत्थर से। सत्ता के लिए साजिशें भी होती हैं, मगर ऐसी नहीं जिनमें सूबे के मुख्यमंत्री की हत्या की आशंका दबी हो। दिल्ली सरकार एवं विशेष करे बीजेपी पार्टी तारा उठे लेगे पड़ेছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে। ওরা দেখবেন খুন করবে, আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। इन आरोपों का अर्थ चाहे जो हो, लेकिन बीजेपी को ये आरोप भावुकता से भरा चुनावी दांव लगता है। इसका जन समर्थन खत्म हो गया है, वो सिंपैथी की बात करते हैं। आज ममता बनर्जी जेल जाने की क्यों बात कर रही है? वो जानता है जेल जाना पड़ेगा इलेक्शन के बाद। बोलते हैं मुझे खून करने का साजिश हो रहा है। क्यों उसको खून करेगा आदमी? खून तो उनके लोग कर रहे हैं दूसरे को। मतलब बंगाल की सियासत मरने मारने की राजनीति में तब्दील हो चुकी है। इन्हीं तस्वीरों को देख लीजिए। बंगाल पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों के बीच सांसद अर्जुन सिंह के घर पर आमना सामना हो रहा है। যে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে তারকে কমপ্লাই করার জন্য আমরা ওনাদেরকে সার্চ করিয়ে দিয়েছি। সার্চ নীল কপি পেয়েছি আমরা, ওনারা কিছু পাননি, কিছু নেই তো পাবেন কি। दरअसल बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है कि वो किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का दुर्ग ढहा के मानेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। बंगाल में 2021 में चुनाव है और बीजेपी जमीनी स्तर पर उसकी तैयारी में जुटी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बंगाल में हैं। आज बंगाल में उनका दूसरा दिन है। 19 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे। अमित शाह का दौरा 2 दिवसीय होगा। अमित शाह कई कार्यक्रम करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे।
अमित शाह से पहले जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल गए थे, लेकिन वहां उन्हें पथराव का सामना करना पड़ा था। उस हमले की जांच अभी चल रही है, लेकिन बीजेपी ने पत्थर के सामने फूल वाला दांव चला है। अब सवाल ये है कि ये कैसी सियासत है जिसमें पत्थर चलते हैं, हंगामा होता है, हत्याएं होती हैं। राजनीति की ये कैसी चाल सुलग रहा है बंगाल। कोलकाता से मनोज लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ दीपक देवनाथ, उत्तर 24 परगना, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अपनी जयेश अवस्थी जी विशेषज्ञ के तौर पर संघ समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे। तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आमिर हैदर जैदी साहब जो कि नेता हैं सीपीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज बिहार, आप बंगाल में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए उतरे हैं, तो हम सभी की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ पहला सवाल भी दाग रही हूं, और वो सवाल ये है कि माना कि ये सत्ता की लड़ाई है जो बंगाल में छिड़ी है, लेकिन इस तरह का बवाल, इस तरह के आरोप और उन सब के बीच इतनी हत्याएं। अब टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो समय दिया। मगर पहले ये फोटो जरा देखिए, ये नौजवान इसका नाम है सैकत बवाल और भावल, और ये बरकपुर का है, 24 परगना बंगाल का है। कल इसकी हत्या हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्ममता से इसकी हत्या की गई है। क्या इसका दोष था? इसका दोष सिर्फ इतना ही था कि ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले सैकत को प्रणाम करते हुए और उसकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए इस डिबेट को आरंभ करूंगा। और अंजना जी, मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी जब अभी 2 दिन के 9 तारीख और 10 तारीख जब वो बंगाल में थे, तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य का विषय था कि अपने आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ में था। और वो काफिला जिसका आप अभी यहाँ दिखा रहे हैं तस्वीर, वो काफिला 10 तारीख का जो सुबह 10 बजे आरंभ हुआ डायमंड हार्बर की ओर, उस काफिले में एक गाड़ी हमारी भी थी। हमारी गाड़ी भी तोड़ी गई, उसको मैंने आंखों से देखा है और वो जो मंजर है उसको महसूस किया है। एक पल तो ऐसा लगा कि मैं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हूं और जिंदा शायद हम लौटेंगे भी नहीं। ये हमने ट्वीट भी किया था। अंजना जी, आप बताइए क्या दोष है? यदि हम अपने देश के एक सूबे में, एक राज्य में कहीं पर कैंपेनिंग करने जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, आप तमाम गाड़ियां तोड़ देंगे, आप झंडे लेकर आएंगे, तृणमूल के झंडों के साथ, आप विश्वास नहीं करेंगी, सड़क के दोनों तरफ सैलाब था, लोगों का सैलाब, जो तृणमूल के कार्यकर्ता थे उनका सैलाब था। और 10 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए, 9 तारीख को, 8 तारीख को आप पूछिए वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो को, आप पूछिए वहां के सीआरपीएफ के जवानों को, यह जानकारी सबको होने लगी थी कि इस प्रकार का बवाल होने वाला है। सभी इसको लेके बहुत चिंतित थे। पहले आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं थी। बहुत मिन्नतें करने के बाद बंगाल ने हमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया। और मैं आज तक में बताता हूं, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती तो शायद आज अध्यक्ष जी बहुत बुरी तरह से हताहत हो गए होते। जिस प्रकार से अंधाधुन उनके ऊपर पत्थर मारा गया, हम सब सीट के नीचे छुपे हुए थे ताकि हमारा एक सहायक, हमारा एक कार्यकर्ता जो साथ में गाड़ी में था, उसका सर फट गया, खून बह रहा था हमारे सामने, और इस प्रकार डर का मंजर था। आप सोचिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहले बंगाल के प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता के पैरों को छू के नमन करता हूं कि इतने, आप सोचिए जहां हमारे अध्यक्ष के ऊपर ऐसा होता हो, वहां हमारे कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे होंगे। मैं उनके पैरों को छू के नमन करता हूं कि किस प्रकार वो पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूं। मैं अंत कर रहा हूं इतना ही कह के, अंजना जी आप सोचिए, अगर असउद्दीन ओवैसी या सोनिया जी की गाड़ी के ऊपर इस प्रकार की पत्थरबाजी होती, तो आप सोचिए न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक भी हिल गया होता। जिस तरीके से डेली, किस सदी में जी रहे हैं? किस सदी में, पहले बताइए तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ अहमद खान साहब बताइए किस सदी में जी रहे हैं? मतलब राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए क्या खून का सहारा लिया जाएगा? ड्रामाबाजी वाला सदी में हम लोग जी रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी गाड़ी पर खुद से पत्थर मरवा लिए, लोगों को पीटा जा रहा है। नहीं, आप देखिए, झंडे पकड़ के लोग पीट रहे हैं, ड्रामाबाजी है। एक सेकंड, आप बताइए ना, आप साफ कीजिए, आपकी पुलिस साफ कर दे, एफआईआर दर्ज कर ले कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है। अरे
सच तो सामने आए। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष ने खुद अपनी गाड़ी पर पत्थर मरवा लिए, तो आपकी पुलिस लिखे, एफआईआर में लिखे ये बात। तृणमूल के लीडर मदन मित्रा ने बहुत सही बात कहा है कि बीजेपी के नेताओं को ऑस्कर का पुरस्कार मिलना चाहिए उनके एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए। देखिए 700 के लगभग पुलिस, मेरे सवाल का जवाब दीजिए तौसीफ अहमद खान, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर, एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड नहीं तौसीफ अहमद खान साहब, यहां से बात आगे तभी जाएगी जब आप इसका जवाब देंगे। और वो जवाब इस बात का है कि पुलिस का ये काम होता है कि वो तफ्तीश करके होम मिनिस्ट्री से, डीजी से लेकर चीफ सेक्रेटरी को समन किया जा रहा है। क्या एफआईआर दर्ज की गई है? आपकी पुलिस ने उसमें क्या रिपोर्ट लिखी है? नामजद तो किया होगा ना कि किन लोगों पर उन्हें आशंका है, किसने पत्थरबाजी की। अगर वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है जिन्होंने नड्डा जी के इशारे पर नड्डा जी की गाड़ी पर पत्थर मार दिए, तो लिखिए ना एफआईआर में, लिखिए एफआईआर में, दिखाइए एफआईआर की कॉपी, फिर मानेंगे कि नौटंकी हुई है। अच्छा सुन लीजिए, 11 दिसंबर को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है पत्र होम सेक्रेटरी को दिल्ली में। उसमें उन्होंने बताया है कि 700 से ज्यादा पुलिस पर्सोनल डिप्लॉय किए गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया, पायलट कार दिया गया। उसमें पूरे डिटेल में उन्होंने बताया है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप देखिए उसमें उन्होंने क्या बताया है कि 4 एडिशनल एसपी, 8 डिप्टी एसपी, 14 इंस्पेक्टर, 70 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 40 आरएएफ के जवान, 259 कांस्टेबल, 350 ऑक्सिलरी फोर्स, ये सारे लोगों को रूट में लगाया गया था जिस रूट में नड्डा जी की गाड़ी जा रही थी। सवाल ये उठता है कि जब एक वीआईपी कॉन्वॉय जाता है वालों के होते हुए पत्थरबाजी की गई, तब तो पता चल जाना चाहिए किसने मारा है, पत्थर किसने मारा। वीआईपी कॉन्वॉय जब जा रहा है तो उसके पीछे आप इनसे पूछिए, ये बोलेंगे 100 से ज्यादा गाड़ी आ गई, गुंडे आ गए, एक क्रिमिनल जिसके खिलाफ 59 केसेस पेंडिंग है, जो कि कॉन्विक्ट है, वो नड्डा जी के गाड़ी में शामिल था जी। और उसके पीछे बाइक में लोग आ रहे थे। ये जब कॉन्वॉय जा रहा है तो कॉन्वॉय में ये तो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल हो गया। प्रोटोकॉल ये कहता है कि पायलट कार रहेगा, टेलिंग कार रहेगा। एक सेकंड, अगर ये मुझे अनुमति दे तो मैं जवाब दूंगा। बहुत ही सीरियस मसला है, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। अंजना जी प्लीज। आपसे पूछ रही हूँ पत्थर किसने मारा, आप मुझे प्रोटोकॉल का ब्रीच समझा रहे हैं। खुद तो सोचिए तौसीफ साहब, आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर पात्रा, पत्थर जो मारा गया है ये अंजना जी, अगर अंजना जी शांत हो जाएं, 59 केसेस खड़े हैं मैं जवाब देता हूं, अगर ये शांत हो जाएं तो। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, जवाब देंगे। ठीक। अंजना जी मैं बोलता हूं, आप मुझसे भी मत पूछिए और यहाँ जो टीएमसी के समर्थक बैठे हैं उनसे भी मत पूछिए। मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी आप दोनों से मत पूछिए। मनोज्ञा लोहीवाल हमारी बहन, आपकी बहन, तौसीफ की बहन, ये तो आज तक की बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार है। आप उनको अभी फोन लगाइए, वो खुद जानती है, वो उस काफिले में मौजूद थी। मैं तमाम चैनलों के रिपोर्टर का नाम ले सकता हूं जिन चैनलों के रिपोर्टर के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है। मैं उनका भी नाम ले सकता हूं जिनकी गाड़ियां टूटी है। मगर मैं आज तक में बैठा हूं, मैं बाकी चैनलों के रिपोर्टर का नाम नहीं लूंगा। मैं जानता हूं एक नियम होता है। मगर मनोज्ञा लोहीवाल जी खुद आज तक की थी और उस काफिले में मौजूद थी। उन्होंने फर्स्ट हैंड रिपोर्ट देखा है। वो एक महिला होने के कारण किस प्रकार रोज ये फेस करती है, वो खुद आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट देगी। आप खुद यहां विजुअल चला रही हैं कि लोगों को पकड़ के पीटा जा रहा है। अरे हमारे अध्यक्ष जा रहे हैं, अगर 10 बाइक चल गई बीजेपी के झंडे के साथ, आप उन बाइक वालों को मारेंगे? और मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। आप एक सेकंड रुक जाइए। तो 20 बाइक, अरे 20 बाइक भी जाएगी तो क्या मार देंगे आप? नहीं, अगर मैं बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि अगर 20 बाइक अध्यक्ष जी के साथ जाएगी तो आप पत्थरबाजी करेंगे। अगर 20 बाइक जाएगी तो आप हत्या कर देंगे, आप मार देंगे। अब आप सुन लीजिए अंजना जी, आप इनको रिक्वेस्ट करिए कि ये बीच में चिल्लाएंगे नहीं। पहली बात तो है हमारे अध्यक्ष को गुंडा कहना, कैलाश विजयवर्गीय जी को गुंडा कहना, राहुल सिन्हा जी को गुंडा कहना, ये दुनिया में रह रहे, कान साफ करा लीजिए। देखिए एक सेकंड अंजना जी, इनकी आवाज जरा कम करिए। अंजना जी ये बहुत संवेदनशील विषय है, इनकी आवाज कम की जाए। आवाज नीचे कीजिए। ये संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं अंजना जी। ठीक है, आप वापस आइएगा। अंजना जी ठीक है अंजना जी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? प्लीज। हाँ
कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आपका जो विजुअल है, ये विजुअल आप ही के चैनल का है, ये विजुअल ही बता रहा है। झंडे लेकर हमारे कार्यकर्ता नहीं खड़े तृणमूल के झंडे लेकर, और मैं खुद वहां पे गवाह हूं। हम किस प्रकार जान बचा के आए हैं, किस प्रकार की परिस्थिति है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैं आज खुल के 2-3 बातें यहां रखने वाला हूं। पता है अंजना जी, जब हम होटल से निकलने वाले थे और साधारण जो लोग वहां आ रहे थे, हमें क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे संबित जी बहुत संभल के जाना, यहां रोहिंग्यानों का इलाका है। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल वो बोल रहे थे ये रोहिंग्यानों का इलाका है। हजारों लोग तीन जगहों पे खड़े हैं, हजारों लोग 3 जगहों पर खड़े हैं, पत्थर के साथ खड़े हैं, बच के जा रहा है और बिल्कुल संभल के रहना है। वही हुआ, पुलिस के पास सारी जानकारी होते हुए भी पुलिस ने बचाने की कोशिश नहीं की। आप यहां पर हमारे बड़े बड़े नेताओं को, ये क्या कैलाश विजयवर्गीय जी अपने ऊपर पत्थर मार रहे थे और अपना हाथ खुद फ्रैक्चर करवा लिया? ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी का, ये क्या हम खुद मार रहे थे वहां पर बैठ के? आप क्या मजाक बना के रखे हुए हैं? अपने देश के अंदर हम खुद घूम नहीं सकते हैं? और जब अध्यक्ष जी नड्डा जी के कार पर पत्थरबाजी होती है तो ममता बनर्जी कहती है ये डड्डा बड्डा चड्डा नड्डा फड्डा ये आएंगे तो उनके साथ यही होगा। अरे क्यों नहीं आएंगे? जवाई हैं नड्डा जी, बंगाल के जवाई हैं। आप जानते हैं एक जवाई अपने घर नहीं जा सकते हैं? अरे हमारी पार्टी है बीजेपी, मुखर्जी की पार्टी है। अरे सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, मुखर्जी की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी है, बंगाल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम बंगाल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये चड्डा डड्डा नड्डा फड्डा बोलेंगे आप, इस प्रकार की भाषा बोलेंगे आपके मुख्यमंत्री। ये बंगाल की भाषा नहीं है। सबसे अच्छी भाषा अगर पूरे विश्व में है घूमने के लिए बंगाली भाषा जमाई होने की जरूरत नहीं है, या जमाई होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी देश के कोने में किसी के जमाई होने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अध्यक्ष जमाई होंगे बंगाल के तभी घूमेंगे। उसको क्यों जायदी साहब? तो उसके लिए कहा गया कि नड्डा डड्डा चड्डा कौन है? लगातार कह रही है ये बाहरियों की पार्टी है। अंजना जी 10 सेकंड सुनिए, गुजरात नहीं बनने देंगे। और ये भी कह रहे हैं विश्लेषक की जितने लेफ्ट के कार्यकर्ता थे वो चले गए टीएमसी में, वही हिंसा कर रहे हैं। मैं लूंगी जवाब सर, एक बार जैदी साहब बोलने आ रही हूँ आपके पास। खान साहब थोड़ा सा प्लीज। जैदी साहब। अंजना जी, राजनीति में हिंसा का कोई योगदान नहीं है, लेकिन बंगाल की गैंगवार को आप राजनीतिक हिंसा का नाम देगी तो ये भी गलत है। दूसरे, अभी कहना चाहिए बंगाल के अंदर, अभी इसी डिबेट के अंदर मैंने सुना है बीजेपी के एक कोई नेता कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है, हिंदुस्तान की हुकूमत अब आएगी। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा है। चलो बहरहाल, संबित पात्रा का जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी गैंगवार हुई और संबित पात्रा को खराश भी नहीं आई। दूसरे 2-3 चीजें हैं, 2-3 बिंदुओं। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे को खराश आती और सर पटता, के अंदर तब आप यहाँ पे कॉन्डोलेंस मैसेज देते? मतलब कमाल की तरह। नहीं, जन्मदिन विश करने का भी बड़ा अनोखा अंदाज है आपका। आप कह रहे जन्मदिन हो गया, आपको खरोच भी नहीं आई, मतलब हम मरते और आप कॉन्डोलेंस देते। ये बहुत कमाल की बात है। ये किस प्रकार का, मतलब मुझे मुझे तकलीफ हुई है भाई साहब। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मगर ये बहुत तकलीफदेह है कि खरोच भी नहीं आई आपको। खरोच आती तो आप नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी का तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, आपने कोई कॉन्डोलेंस दे दिया? कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए संवेदनशीलता जता दी आपने कि हमें खरोच नहीं आई तो आपको तकलीफ हो रही है। आप एक पीसी करा भी मारेंगे और यहाँ पर आके सीना चौड़ी करके चलेंगे। और सारे दिन इनसे बुलवाया करें। डॉक्टर संबित पात्रा, आमिर हैदर जैदी अपनी बात पूरी कर ले, फिर जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल पूरी करें, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल पूरी करें। आप कह रहे थे कि संबित जी को चोट क्यों नहीं आई, फिर आगे की बात? अंजना जी, आज एक बहुत अच्छी और बहुत कड़वी और बहुत निर्णायक बात कहने वाला हूं। ये गैंगवार के अंदर गैंगवार ये करते हैं, और ये एक काम और किया जाता है कि 2 राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम प्रवक्ता को बुलाओ चुनाव से पहले और पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम की डिबेट में बदलो। तो सारी राजनीतिक पार्टियों से आज मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी राजनीतिक बहस के अंदर कोई मुस्लिम प्रवक्ता ना आए, और मैं आज से प्रवक्ता का पद त्याग रहा हूं। इसलिए त्याग रहा हूं ताकि बीजेपी का राजनीतिक का एजेंडा, ये नफरत का एजेंडा, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें यह मकसद नहीं होता है कि कोई कम्युनिस्ट है या किस विचारधारा को बिलोंग करता है। आपके धार्मिक अस्तित्व, जब ये बिहार बोल रहे हैं, आपके धार्मिक अस्तित्व से हमारा आपको बुलाने का कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, नहीं बिल्कुल अंजना जी,
जब ये बंगाल के अंदर जाते हैं तो बंगाल पाकिस्तान हो जाता है, बिहार में जाते तो बिहार पाकिस्तान हो जाता है, महाराष्ट्र में जाते तो महाराष्ट्र पाकिस्तान हो जाता है। मैं आज से विनम्र निवेदन अपनी पार्टी से कहता हूं कि मैं आज से कम्युनिस्ट पार्टी का त्याग पत्र, कम्युनिस्ट पार्टी के इस पद से त्याग पत्र इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब मैं बोलना चाहूंगा कि सभी एक्सेप्टेड फोन आ गया है कि अपने नहीं व्हाट्सएप मैसेज, हाँ त्याग पत्र एक्सेप्टेड ऐसा आ गया है। हाँ नहीं हो गया त्याग पत्र एक्सेप्टेड। अब मैं बोल लूं पूरा चैनल देखिए, रणभूमि में कभी भी भागना उसका उपाय नहीं हो सकता। एक्सेप्टेड त्याग पत्र, रणभूमि में भागना कभी भी उपाय नहीं हो सकता। कल तक सुनील चोपड़ा जी बैठ रहे थे, वो किस दर्द के बंगाल का चुनाव है, पाकिस्तान का चुनाव, क्यों बेवजह की बात कर रहे हैं? चलिए, रणभूमि से भागना उसका हल नहीं होता है। डटकर वहां मुकाबला करना और सुनिश्चित करना कि न्याय हो, ये सही रणनीति होती है। बहरहाल आप पर है, आपको जो ठीक लगे। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके पास मैं आऊंगी जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले अग्निजेश अवस्थी जी, ये जो अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है और अब साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा गया है, बंगाल में चुनाव है और साध्वी प्रज्ञा बताएंगी कि क्या इंडिया है क्या पाकिस्तान है। जहां जहां बीजेपी का शासन है वो हिंदुस्तान, और जहां जहां किसी दूसरी पार्टी का राज है वो पाकिस्तान। ये होगी चुनावी रणनीति। अंजना जी पूछिए ना तौसीफ से, उनके टीएमसी के नेता ने क्या कहा था ये मिनी पाकिस्तान है? पहले उनसे पूछिए तब मैं जवाब दूंगा। सवाल उनसे बनता है या मुझसे बनता है? उन्होंने कहा था ना ये मिनी पाकिस्तान है, कहा था। नहीं, आपसे भी बनता है। विचारधारा की अगर ये लड़ाई है तो विचारधारा में आप पूरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान कह देंगे? नहीं, अरे टीएमसी कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी जीते तो वो राज्य पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान है। टीएमसी के नेता ने कहा, ये सच है। एक बात। दूसरी, तौसीफ खान से एक छोटा सा सवाल है। तो साध्वी प्रज्ञा उनकी नकल कर रही थी। नहीं अंजना जी 20 मिनट हो गए, साध्वी प्रज्ञा नकल कर रही थी उनकी। मुझे एक सवाल तो कर लेने दीजिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की वहां पर, तौसीफ की बात मान गया। कितने पुलिस वाले घायल हुए? जो आपने बताया कि 700-800 पुलिस वाले लगे हुए थे, तो उसमें पुलिस वाले घायल होने चाहिए थे। पुलिस वाले घायल हुए या नहीं हुए तो पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना चाहिए था या कुछ ना कुछ बल प्रयोग करना चाहिए था उनको हटाने के लिए। वो क्या किया उन्होंने? बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर उन्होंने इतनी सदाशयता क्यों दिखाई? कोई है तौसीफ खान के पास? ये क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है लगातार कि दोनों तरफ के गैंगवार हैं? सुनील चोपड़ा कहते हैं मैं सीपीएम का नहीं हूं। आमिर हैदर जैदी के बारे में मैं क्या कहूं? दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेशनल पार्टी है। अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राजनीति में हिंसा के लेके हम खुल करके सामने आएंगे कि नहीं इकट्ठे होकर के? हमारी असहमतियां हो सकती हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ये तो ना करें ना, कम से कम सबके सामने सबको मालूम है। और मैं बता दूं आपको अंजना जी, तौसीफ खान आज कुछ भी कर ले, बंगाल का लोकल आदमी जानता है कि कौन वहां पर गुंडागर्दी कर रहा है। वोट उसने देना है, फिर ये ईवीएम का रोना रोएंगे। तौसीफ साहब देखिए, ये बात ये कह देना कि संबित पात्रा को चोट क्यों नहीं आई, ये कहां की पॉलिटिक्स है सर? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं अंजना जी, आप रिकॉर्ड चलवा दीजिएगा। संबित पात्रा जी ने जब अपना कहना स्टार्ट किया तो वो झूठ से स्टार्ट किया। वो कहे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दिया। अरे पुलिस वाले कितने घायल हुए पत्थरबाजी में? अरे मैंने कहा दिया, बहुत पत्थरबाजी में मैंने पुलिस वालों ने कितना लाठीचार्ज किया उनको इधर करने के लिए। अब देखिए ये लोग इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। पुलिस ने क्या किया? वहां पत्थरबाजी हुई, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने तो नड्डा साहब को सेफ्टी के साथ में उनके डेस्टिनेशन पत्थरबाज कितने लोगों को नड्डा साहब को कोई पुलिस वाले कितने घायल हुए उस पत्थरबाजी में? अब आप लोग बैठ करके झूठ बोलेंगे तो झूठ को जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए सर, लगातार बोल रहे हैं आप एक ही सवाल। अभिजीत जी ठीक है, दे रहे हैं। तौसीफ साहब आप जवाब दीजिए। मैंने आपको लेटर का रेफरेंस दिया, पत्र का रेफरेंस दिया जो लिखा गया है होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी द्वारा बंगाल के। 11 दिसंबर का पत्र है, उसमें मैंने आपको बताया कि कितने पुलिस पर्सनल प्रोवाइड किए गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड किए, क्या बंदोबस्त था, और साथ में ये भी बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई हमने 7 लोगों को अरेस्ट भी किया है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये तृणमूल क्यों करवाएगी? आज अगर हिंसा होता है इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान तो ठीक है, यही से चर्चा शुरू करेंगे। तौसीफ साहब आपकी इसी बात से चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है? एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, बहुत ओवरड्यू हो गए।
एक सेकंड, फौरन लौट रहे हैं, यहीं से चर्चा शुरू करेंगे। उनका कहना है डॉक्टर संबित पात्रा कि टीएमसी ये हमले क्यों करवाएगी, उन्हीं पर शक होगा और आप इसको राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे फायदे के लिए। ठीक है, यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फौरन लौट रहे हैं डॉक्टर पात्रा से, आप ये सवाल सीधा पूछेगा, देखते रहिए आज तक। चलिए बहस की फिर से शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सियासी बवाल छिड़ा है, डॉक्टर संबित पात्रा, तौसीफ खान साहब कह रहे हैं कि क्यों हिंसा करेगी इस तरह की टीएमसी, और तब जबकि आपकी हर पार्टी का शीर्षस्थ से लेकर छोटा नेता यही आरोप लगा रहा है कि टीएमसी ये करने वाली है। जब बीजेपी अध्यक्ष पहुंचेंगे तो इतना प्रिडिक्टेबल अपराध वो क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप बताइए? इनका एक इतिहास है, हर समय इन्होंने हिंसा का सामना मतलब साथ दिया है। हिंसा से 130 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शहीद किया है। और मैं बता रहा हूं, आप भूल जाइए हम डिबेट क्या कर रहे हैं, आपके पास तो साक्षी खुद मौजूद है। आप देखिए जो फुटेज चल रहा है उसमें तृणमूल के झंडे पकड़ करके तृणमूल के कार्यकर्ता मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पत्थर फेंक रही, तो दिख रहा है। ये तो आपके टीवी में आपकी जो फुटेज चल रही है उसी में दिख रहा है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक मैसेज ये देना चाहते थे कि आप इस इलाके में घुस नहीं सकते हैं। देखिए नड्डा जी का जो 2 दिन का कार्यक्रम रहा, एक भवानीपुर में रहा जहां से ममता बनर्जी लड़ती हैं, और दूसरा डायमंड हार्बर में रहा जहां से उनके भतीजे, उनके भाई के बेटे अभिषेक बनर्जी लड़ते हैं। ये एक तरह से नड्डा जी का गढ़ में हुंकार था, गढ़ के अंदर जाके अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना। कहीं ना कहीं ममता जी का जो फ्रस्ट्रेशन है, ममता जी की जो झुंझलाहट है, वो इन अटैक से प्रदर्शित होता है। भवानीपुर में भी एक पुलिस का पायलट नहीं दिया गया, वहां भी जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, मनोज्ञा जी वहां मौजूद थी, मनोज्ञा जी ने हमारे से बाइट भी लिया है, वो आपने बाइट चलाया भी है, वहां खुद वो मौजूद थी कि परिस्थिति ऐसी थी कि एक पायलट कार नहीं दिया गया। और डायमंड हार्बर में जो हो रहा है वो आप देख सकती हैं, पत्थर। मैं अंत कर रहा हूं, ओवैसी की गाड़ी पे अगर यही होता, सोनिया जी की गाड़ी पे अगर यही होता, पूरे विश्व में आज हंगामा मच गया होता। पूरा विश्व कह रहा होता ये तो हिटलर शाही चल रही है भारतवर्ष में, ये इंडिया में क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वो क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल थर थर सब आर्टिकल लिख रहे होते। नड्डा जी पे अटैक हो गया तो सारे ये साइलेंट होके बैठे हुए हैं, एक आवाज नहीं हो रही है। ये डेमोक्रेसी है इनकी? अरे भाई साइलेंट इसलिए है क्योंकि ये अटैक तो स्टेज्ड अटैक है ना तौसीफ साहब। साइलेंट सारे लोग अगर साइलेंट है वो इसलिए क्योंकि ये अटैक स्टेज्ड अटैक है। आपने क्या किया था, राहुल गांधी जब गए थे गुजरात में उनके ऊपर हमला हुआ था, तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक सवाल है सर, एक सवाल है, वो 7 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है? जो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है? क्या आपकी पुलिस उनका नाम पब्लिक करेगी? बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता है? ये पुलिस से इसका नहीं, इस पे बयान अगर पुलिस का आएगा तो बिल्कुल हम आपसे शेयर करेंगे। आप खुद को, आपको मालूम हो जाएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि पुलिस ने इस पे क्या बयान दिया है। अभी तक अगर कोई बयान नहीं, तो वही तो सवाल है, क्यों नहीं बयान दे रहे, क्यों नहीं बता रहे जिन्हें पकड़ा है? क्योंकि इसका जवाब देंगे, देखिए इसका जवाब वो देंगे जो नड्डा जी के कन्वॉय में जो नेता बीजेपी के जा रहे थे, जो कि कॉन्विक्ट क्रिमिनल हैं, जिनके खिलाफ 59 केसेस पेंडिंग है, वो क्यों नहीं बताए गवर्नमेंट को पहले कि नड्डा जी के कन्वॉय में ऐसे लोग शामिल होने वाले? कौन कन्विक्ट क्रिमिनल है? कन्वॉय में 100 गाड़ियां थी, 100 गाड़ी शामिल होने वाले हैं, बाइक में लोग जाने वाले हैं। 100 गाड़ी शामिल होगी तो आप मारना शुरू कर देंगे? ये तो उनको बोलना चाहिए। 100 गाड़ी शामिल होगी तो आप मारना शुरू कर देंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर 100 गाड़ी शामिल होगी तो आप मारना शुरू कर देंगे, आप पत्थरबाजी शुरू कर देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि आप बोलेंगे कि अकेले एक गाड़ी जाए, अगर 4 गाड़ी होगी तो हम पत्थरबाजी करेंगे। ऐसे क्यों? नहीं ऐसा क्यों? कौन कन्विक्ट चल रहा था नड्डा जी के साथ? किसको कन्विक्ट कह रहे हैं? किसको कन्विक्ट कह रहे हैं बताइए ना। नहीं आप बताइए कौन कन्विक्ट चल रहा था नड्डा जी के साथ? कौन कन्विक्ट चल रहा था? नहीं कौन कन्विक्ट चल रहा था नड्डा जी के साथ बताइए, आप बताइए। मनोज्ञा जी से पूछिए ना। अरे आप तो बड़ा मनोज्ञा जी, क्या आप मनोज्ञा जी से क्यों पूछूं? आप बताइए ना, पूछिए मनोज्ञा जी से कौन कन्विक्ट चल रहा था? नहीं अंजना जी, मैं पूछ लीजिए ना, कोई कन्विक्ट था तो वो बंगाल में फ्री क्यों था? नहीं मैं बोलता हूँ अगर वो कन्विक्ट था तो बंगाल में फ्री क्यों घूम रहा था? वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बंगाल की सड़क पे कन्विक्ट क्यों घूम रहे हैं?
जिसके ऊपर 59 केस है, वो फ्री क्यों घूम रहा है बंगाल की सड़कों पर? अगर कन्विक्ट है तो जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या वो ममता बनर्जी को पैसा पहुंचाता है? क्या वो ममता बनर्जी को ने कितना कट मनी लिया है? अरे ममता बनर्जी ने कितना पैसा लिया है जो कन्विक्ट को अरेस्ट नहीं किया? बताओ पहले ममता बनर्जी ने कितना पैसा लिया है जो ममता बनर्जी ने कन्विक्ट को खुला छोड़ रखा है? बताओ, नहीं बताइए पहले इनसे। ममता बनर्जी और भाईपो ने, पीसी और भाईपो ने कितना पैसा लिया है जो कन्विक्ट को अरेस्ट नहीं किया? कितना पैसा लिया है? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, कितना पैसा लिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बता के जाओ कितना पैसा लिया है? अभी ये नड्डा चड्डा के ऊपर में कह रहे थे कि ममता जी ने ऐसा कितना पैसा लिया है? बोलो यहाँ पे। अभी भाईपो ने कितना पैसा लिया था? क्यों नहीं अरेस्ट? पुलिस सार्वजनिक तो करे। अगर कोई कन्विक्ट है भी तो इसकी वजह से कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकता। एक सेकंड, एक तो कॉमन नॉलेज यूज कीजिए ना सर। अगर कोई कन्विक्ट उसमें घूम भी रहा है तो क्या उसकी वजह से पत्थरबाजी होगी? बी क्या वहां पर पहुंची हुई थी? कोई कॉन्विक्ट नहीं है। नहीं, ये आपको गलत लग रहा है। नहीं, तो अब आप ये नहीं मान ली कि उसने भड़काया। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, तौसीफ अहमद खान साहब, आपको दिन में सपने आते हैं क्या? प्लीज वही सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, नाम बताइए सर। मनोज्ञा जी से, मनोज्ञा जी का मैं नाम पूछ रही हूँ। हाँ, दिन में सपने मत देखिए, अभी तो शाम ही हुई है सर, अभी गहरी नींद में मत सोइए। मुझे सवाल ये दीजिए, बताइए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि कौन था वो कॉन्विक्ट, आप नाम बताइए ना। देखिए सुनिए, आप बताइए, आपकी पुलिस कहाँ थी जो आपने मुझे इतने अफसरों के नाम गिनाए? एक सेकंड सर प्लीज, एक साथ दोनों बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं जाएगी। करके अपना गाना बजाना करते रहिए, मुझे कोई शौक नहीं है। सिर्फ देश का माहौल खराब अगर आप लोगों को करना है, आप माहौल खराब कीजिए, इसमें सारे लोगों का नुकसान है। खान साहब बोलते जा रहे हैं, हो गया आपका लेक्चर हो गया भाई। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी पुलिस उस वक्त कहां पर थी? लेकिन आपने नहीं सुना। हो गया लेक्चर, हो गया, धन्यवाद। लेक्चर हो गया सर। देखिए सिर्फ मुझे ये बताइए कि उस समय कौन था, उस समय आपकी पुलिस कहां पर थी? जवाब नहीं है इसका। पुलिस कहां पर थी ये तो पुलिस बताएगी ना। आपने मुझे लंबी लिस्ट दी अफसरों की, अधिकारियों की, कांस्टेबल्स की। क्या पुलिस ने देखा ये हमला हुआ था? ये भी अगर स्टेज है तो पुलिस को साबित करना होगा। अंजना जी वो तो चले गए, वो सीपीआईएम की तरह वो भी रिजाइन करके चले गए हैं। अंजना जी आप देखिए, आज इनके पास उत्तर नहीं है, इसलिए स्काइप ऑफ कर दिया। दूसरे साहब ने अपना कान का वो निकाल के फेंक के वो चले गए, दोनों चले गए। अगर उत्तर होता तो यहाँ उत्तर देते। ये बता रहे कोई कन्विक्ट था, मैं बता रहा हूँ कन्विक्ट क्यों था। अगर किसी के ऊपर 50 से अधिक केस थे तो कन्विक्ट है क्यों? उसको फिर अंदर क्यों नहीं किया है? किसी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो ममता बनर्जी कट मनी के लिए जानी जाती है। मैं पूछ रहा हूं अगर कन्विक्ट था तो कट मनी नाम तो बताते, क्योंकि उनको नाम नहीं पता था। नहीं वो उनसे नाम पूछा जा रहा है, कोई नाम नहीं पता है। और अंजना जी बेवजह की बात कर रहे हैं कि अंजना जी दूसरी बात आरोप लगा रही है। चलिए आगे बहस में चलते हैं। देखिए डॉक्टर संबित पात्रा, सेंसिटिव बहुत है सिचुएशन, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और अब तो 2-3 महीने का वक्त है। ऐसे में ये जो राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, ये रोहिंग्या थे उस इलाके में, इसलिए इस तरह का खतरा था। अब सवाल है कि आपको भी वहीं जाना था, भवानीपुर ही जाना था, आपको भी डायमंड हार्बर ही जाना था जहां से अभिषेक बैनर्जी लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई कहां पर जाएगी? और हिंसा अगर इस तरह की होती है तो जवाबदेही दोनों पार्टियों की बनेगी, याद रखिएगा, चाहे सरकार उनकी है। देखिए अंजना जी, आपने सवाल पूछा कि आपको भी भवानीपुर ही जाना था, आपको भी डायमंड हार्बर ही जाना था। आप सोचिए कल को अगर ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या असउद्दीन ओवैसी बनारस चले जाएं और बनारस में उनके ऊपर पत्थरबाजी हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि आपको बनारस ही आना था? ओवैसी जी आप बनारस क्यों आए? ओवैसी जी आप बनारस मत आइए। अरे बनारस जितना मोदी जी का है, बनारस जितना संबित पात्रा या अंजना जी का है या अजनिवेश जी का है, उतना ही ओवैसी जी का है। ओवैसी जी बनारस भी जा सकते हैं, ममता बनर्जी बनारस भी जा सकती है, कोई भी बनारस जा सकता है। क्या बनारस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? और भवानीपुर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लोकतांत्रिक तरीके से पूरे पर्चा सबमिट करके कि मैं 8, 9, 10 8 तारीख भारत बंद था, 9 और 10 तारीख मैं रहने वाला हूं बंगाल में, इन क्षेत्रों में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, कैसे पार्टी का विचारधारा वहां सबल हो, ये सारा डिक्लेयर्ड प्रोग्राम था। तो कोई चोरी छुपे हम कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। और अगर मैं बता रहा हूं डिक्लेयर भी नहीं करते, फिर भी अगर अध्यक्ष जी भवानीपुर जाते तो भवानीपुर हमारे देश से बाहर नहीं है जो अध्यक्ष जी भवानीपुर नहीं जा सकते हैं। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का जागीर नहीं है,
ये डेमोक्रेटिकली कंटेस्टेड एरियाज हैं, आप डेमोक्रेटिकली खड़े होते हैं। और अंजना जी देखिए, बहुत कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में हम सच्चाई नहीं बोलते हैं। मुझे लोगों ने जो सड़क पे बताया है, मैं आपसे 10 सेकंड में शेयर कर लेता हूं। मुझे लोगों ने बताया कि देखो, आप तो ये डायमंड हार्बर में जाके पत्थर खा के आए हो, एक बार दिनाजपुर जाना, एक बार मुर्शिदाबाद जाना, एक बार मालदा के अंदर जाना, घुस ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं घुस पाएंगे? मैं इसको यहां पे व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मगर आप सोचिए, अगर ये सब हम व्यक्त भी नहीं करेंगे और डिबेट में बोलेंगे भी नहीं, तो क्या सब कुछ लुटने के बाद बोलेंगे? अंजना जी सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि जिस प्रदेश में वहां की हाई कोर्ट ये कहे कि नॉमिनेशन फाइल करना ऑनलाइन होगा, क्योंकि उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं जा सकता, हम इस भ्रम में रह लें कि वहां लोकतंत्र है, मीडिया कह ले कि लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं कि भवानीपुर ही जाना था, ये है कुछ लोगों की मानसिकता कि अमेठी में कोई आके लड़ेगा, रायबरेली कोई आके लड़ेगा, ये हिम्मत है? भवानीपुर आएगा कोई? लोकतंत्र है, इसके बावजूद लोकतंत्र है। इस मानसिकता में जी रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई डायमंड हार्बर में घुसने की आपकी। ये मानसिकता इस देश की, ये देश की राजनीति का व्याकरण बदल गया है। ईवीएम का रोना रोने से अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सामने आ रहा है। बंगाल की जनता समझ गई कि किसने पत्थर बरसाए हैं, वो जानती है। हम और आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, यहाँ पर आमिर हैदर जैदी और तौसीफ खान कहते रहे कि भाजपा का स्टेज था। बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि किसने किस पर पत्थर बरसाए, किसकी पार्टी में कौन कितना गुंडेबाजी कर रहा है, कौन किसकी हत्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए कहीं कोई ठीक है, आर पार की लड़ाई है इस बार बंगाल में, और इसीलिए परिस्थितियां इस हाल में पहुंच गई हैं। आपने सुना स्टेज वो पूरे की पूरी नौटंकी थी बीजेपी की तरफ से, जो अध्यक्ष को पत्थरबाजी की खबर है साफ कहते हुए तौसीफ खान। दूसरी तरफ आपने आमिर हैदर जैदी को सुना, जिस तरह से पहले ही सवाल पर वो हाथ खड़े करके चल दिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सियासी बवाल है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की हत्या की आशंका, राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। और देखिए किस तरह से ये सियासी बवाल आने वाले वक्त में बढ़ता ही चला जाएगा। इसी पर आप हल्ला बोल में आज देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक। राजनीति की एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी चाल सुलग रहा है बंगाल। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।